नमस्कार दोस्तों, किसी व्यक्ति ने कर रखा है आपकी संपत्ति पर कब्जा और वो भी अवैध रूप से, बिना किसी अधिकार के आपकी संपत्ति को उसने हड़प रखा है। आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने के लिए जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, एसडीएम के पास जाते हैं, डीएम के पास जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। कई सालों से आप चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई, कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। आप यूट्यूब पर डेली वीडियो देखते हैं कि अवैध कब्जे को कैसे हटवाया जाए, लेकिन बावजूद इसके भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती और आपका केस ऐसा का ऐसा ही है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आज से पहले यूट्यूब पर कभी नहीं बताई गई, और यदि बताई गई हो तो आप वहाँ पर जाकर के उस वीडियो को देखें और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। मुझे कोई इसका खेद नहीं होगा। बिना किसी संकोच के आप किसी दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा इतना निवेदन जरूर है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है अवैध कब्जे को हटवाने का शुरुआत से लेकर एंड तक का प्रोसेस क्या होता है। यदि आपकी संपत्ति पर किसी ने अवैध कब्जा किया और आपके मन में आया कि मुझे कानूनी कार्रवाई करनी है, तो आपके मन में आने से लेकर जो कोर्ट का निर्णय होगा, कोर्ट का आदेश होगा आपके फेवर में, उस तक का सफ़र आज की इस वीडियो में आप तय करेंगे। इस वीडियो में आपको फुली डिटेल से बताया जाएगा, प्रैक्टिकल टिप्स दिए जाएंगे किस तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाती है, किस तरीके से आप अपने पक्ष को मजबूत बना सकते हैं, अवैध कब्जाधारी को सबक सिखा सकते हैं, उसकी बुद्धि कैसे ठीक कर सकते हैं। सारी बातें इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल अश्मित हरमन को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। इसके साथ ही आपको मैं एक और खुशखबरी दे दूँ। यदि आप किसी भी कानूनी मुद्दे पर मुफ्त में कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, कोई आपकी कानूनी समस्या है, किसी ने आपकी संपत्ति हड़पा रखी है, किसी ने आपकी संपत्ति पर जबरन कब्जा कर रखा है, किसी का तलाक का मामला है, किसी को कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, धमकियां दे रहा है, ऐसी सभी स्थितियों के लिए यदि आप मुफ्त में कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, आपकी कोई भी कानूनी समस्या हो, आप उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। केवल व्हाट्सअप करें। यदि आप कॉल करते हैं तो आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि आप बिना सही तरीके से समझे केवल कॉल करते हैं और ऐसे में मैं आपकी समस्या पर ध्यान नहीं दे पाता। इतने सारे कॉल आते हैं, इस तरीके से बात करना पॉसिबल नहीं होता। यदि आप चाह रहे हैं अपनी समस्या में विस्तार से और निःशुल्क सलाह लेना, तो आप उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। एक पहले पेपर पर अपनी पूरी समस्या लिखे, उसका फोटो भी खींच करके आप भेज सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। चलिए अब शुरू करते हैं आज का मुख्य विषय कि अवैध कब्जे को हटवाने के लिए शुरुआत से लेकर के एंड तक का प्रोसेस क्या होना चाहिए। हम किस तरीके से अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं, उस व्यक्ति की बुद्धि, उसका दिमाग कैसे ठीक कर सकते हैं जिसने बिना किसी अधिकार के कब्जा कर लिया है। देखिए, आपके पास बहुत सारे कानूनी रास्ते होते हैं। ये गलती तो आप बिल्कुल भी मत करें कि आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो उल्टा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यदि आप कानून को अपने हाथ में लेते हैं, हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन ना हो। अपने पक्ष को कभी भी कमज़ोर मत बनाइए, अपने कानूनी पक्ष को मजबूत रखिए। यही आपकी आगे चल कर के मददगार होगा, यही आपके मामले में लाभदायक होगा, यदि आप अपने कानूनी पक्ष को मजबूत बना करके रखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में 10 बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात क्या है? ज़मीन के सही दस्तावेज तैयार करना। यदि आप अवैध कब्जे की प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं, आप व्यक्ति को सबक सिखाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको अपने सही दस्तावेज तैयार करने होंगे। आपको उनको तैयार करके रखना होगा ताकि आप उस मामले में कोई भी कार्रवाई करा सके। सबसे पहले आप उनकी सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करें। यदि आप किसी भी संबंधित अधिकारी के पास जाते हैं, आप उसे अपने दस्तावेज दिखाते हैं, तो वो कहता है कि मुझे इनकी सत्य प्रतिलिपि चाहिए, सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा है कि व्यक्ति एडिटिंग कर देता है, दस्तावेजों में कोई भी छेड़छाड़ की जा सकती है, उसको एडिट करके बदला जा सकता है। इसीलिए अधिकारी के द्वारा सत्य प्रतिलिपि की मांग की जाती है। वो आपसे सर्टिफाइड कॉपी मांगता है, तो इसके लिए आप अपनी सर्टिफाइड कॉपी हमेशा तैयार रखें। ये दस्तावेज़ तैयार करने में बहुत ही सहायक होती है और आपका पक्ष मजबूत होता है। इस दस्तावेज़ों में जो मैं बात करने वाला हूँ वो है मालिकाना हक के दस्तावेज, जिनसे ये साबित होता हो कि संपत्ति आपकी है, जिनसे ये साबित होता हो कि संपत्ति की ओनरशिप आपकी है, जिससे ये साबित होता हो कि संपत्ति के जो मूल अधिकार है वो आपके पास है। किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति बेचने का अधिकार, गिफ्ट करने का अधिकार, वसीयत करने का अधिकार, उसे उत्तराधिकार में देने का अधिकार, तो ये सारे अधिकार प्रॉपर्टी के मालिक के होते हैं और आपको ये साबित करना होगा कि आप संपत्ति के मालिक हैं। तो इसके लिए मालिकाना हक के दस्तावेज सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, जिनसे ये साबित होता हो कि आप संपत्ति के ओनर हैं, आप संपत्ति के मालिक हैं। 2 तरीके की संपत्ति देखी जाती है। एक होती है आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी, जिसे आप अपनी कमाई से खुद खरीदते हैं। आपने अपनी मेहनत की कमाई से उसे खुद खरीदा है, वो चाहे खेती की ज़मीन हो, प्लॉट हो या मकान हो, दुकान हो
यदि आपने अपनी कमाई से उसे खुद खरीदा है तो वो होती है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। उसके संबंध में आप बैनामा दिखा सकते हैं, रजिस्ट्री दिखा सकते हैं, जो भी संबंधित दस्तावेज आपके पास हो वो आपको दिखाने चाहिए। इसके साथ ही यदि वो संपत्ति आपको विरासत में मिली है, आपके पूर्वजों की पहचान है, बुजुर्गों के द्वारा आपको विरासत में दी गई है, तो उसे कहते हैं पैतृक संपत्ति जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यदि आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो ऐसे में आप अपने पास बैनामा रखिए। यदि आपका मकान है तो उसके जो बिजली का बिल है, हाउस टैक्स की रसीदें हैं, वो संभाल करके रखिए। यदि आपकी कृषि भूमि है तो उसकी फर्द अपने पास रखिए। वहीं यदि वो आपकी पैतृक संपत्ति होती है तो विरासत के कागज़, विरासत के दस्तावेज, या किसी ने आपके नाम वसीयत की हो तो वो वसीयत, वो विल, बशर्ते कि वो कानूनी रूप से वैध हो। तो ये जो दस्तावेज होते हैं मालिकाना हक के प्रमाण होते हैं। इसमें सबसे मजबूत होती है खतौनी, या जिसे कहते हैं खतियान, जिसमें आपका स्वामित्व दर्ज होता है, जिसमें ये पता रहता है कि कौन सा खसरा नंबर, कौन सा प्लॉट नंबर आपका है। तो ये आपका जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है ये आपको संग्रह करके रखना चाहिए, जो मालिकाना हक के दस्तावेज होते हैं। इसी के साथ एक कब्जे का प्रमाण होता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि संपत्ति पर पूर्व में आपका कब्जा था और दूसरे व्यक्ति ने अनधिकृत रूप से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए आपको आपकी संपत्ति से बेदखल किया है। लेकिन इससे पहले कब्जे का जो प्रमाण है वो आपको दिखाना होगा, जिससे ये साबित होगा कि पूर्व में आपका कब्जा था, आप इस संपत्ति पर काबिज थे, आप इसका प्रयोग कर रहे थे, चाहे वो अपने औद्योगिक कार्य के लिए हो, चाहे वो निवास के लिए हो, किसी भी तरीके से यदि आप संपत्ति का प्रयोग कर रहे थे तो वो आपको बताना होता है। इसी के साथ हमेशा अपने दस्तावेजों को अपडेट रखें। दस्तावेजों में किसी भी तरीके की त्रुटि ना हो, दस्तावेजों में कोई भी भूल ना हो, कोई भी दस्तावेज अधूरा ना हो, ये आपके पक्ष को मजबूत करेंगे। तो सबसे पहला कार्य यही होता है कि आप अपने दस्तावेजों को तैयार करके रखें। चाहे आपको किसी भी अधिकारी के पास जाना हो, आपको पुलिस वाले के पास जाना हो, आपको संबंधित किसी भी अधिकारी के पास जाना हो, तहसीलदार के पास जाना हो, एसडीएम के पास जाना हो, यदि आप कहीं पर भी अपने मामले में सहायता लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी आपकी मदद करे, तो सबसे पहले वो आपके मालिकाना हक के दस्तावेज देखता है। ये सबसे पहला कार्य है जो आपको करना चाहिए या किसी भी संपत्ति मालिक को करना चाहिए यदि वो अपनी संपत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कराना चाहता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा कार्य आपको कराना होगा सीमांकन, जिसे कहते हैं पैमाइश कराना। आप तहसीलदार कार्यालय में जाकर के पैमाइश के लिए आवेदन कर सकते हैं। पैमाइश उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें ये पता चलता है कि कौन सा हिस्सा आपके नाम है, मौके पर आपकी ज़मीन किस जगह पर स्थित है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसकी चौहद्दी क्या है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या क्या है, किसी का मकान है या किस तरफ रास्ता है, रास्ता कितना चौड़ा है। ये जो होती है ये पैमाइश होती है, जिससे ये पता चलता है कि आपकी ज़मीन किस स्थान पर स्थित है, किस मौजे में स्थित है, उसका खसरा नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, खाता नंबर क्या है, कितने व्यक्ति उसमें स्वामित्व वाले हैं, आसपास किन व्यक्तियों के मकान हैं। तो पैमाइश का जो दस्तावेज है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तहसीलदार कार्यालय में जाकर के आप पैमाइश के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर आपके जो प्लॉट की पैमाइश की जाती है और ये देखा जाता है वो किस जगह पर स्थित है। स्पष्ट करें कि कौन से हिस्से पर दूसरे व्यक्ति का अवैध कब्जा है। यदि आंशिक भाग पर अवैध कब्जा हो तो उसका भी आपको जिक्र करना चाहिए। जब पैमाइश होती है उसमें बताना चाहिए कि ये हिस्सा मेरे हिस्से में आता है और दूसरे व्यक्ति ने बिना किसी कानूनी अधिकार के इस पर कब्जा कर रखा है। आपके कुछ भाग पर कब्जा हो या फिर आपके पूर्ण भाग पर कब्जा हो, जो आपका पूरा हिस्सा है, यदि वो ही कब्जाया गया है तो उसकी भी आपको पैमाइश करानी होगी। और आपको सीमांकन को आधिकारिक बनाना चाहिए। जो आपकी पैमाइश है उसको हमेशा आधिकारिक बनाएं ताकि आप उसे कहीं पर पेश कर सकें, उस पर अधिकारियों की मोहर हो, ये पता हो कि पैमाइश किस अधिकारी के द्वारा की गई है। यदि आप खुद उसकी नापतोल करेंगे, आप उसे देखेंगे कितनी लंबाई चौड़ाई है, तो वो कहीं पर भी मान्य नहीं होती। यदि आप उसे कोर्ट में एज ए एविडेंस प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक जो पैमाइश है, आधिकारिक जो सीमांकन है वो प्रस्तुत करना होता है। ये दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है, अपनी ज़मीन का सीमांकन कराना, अपनी भूमि की पैमाइश कराना, ताकि आप न्यायालय में या किसी भी पुलिस अधिकारी के पास उसे पेश कर सके। ये आपने 2 कार्य जान लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप बाद में भूल ना जाए और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, अब आप तीसरा कार्य जानेंगे, अवैध कब्जादारी को सबक सिखाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तीसरा कार्य होता है आपको सबूत जुटाने होते हैं, एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं। अब एविडेंस किस तरीके के? तो इसमें कब्जा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सबूत जुटाने होते हैं, जिससे ये पता चले कि अवैध कब्जादारी के द्वारा जो गतिविधियां की जा रही है वो अवैध है, इल्लीगल तरीके से उसने कब्जा किया है। इस बात का प्रमाण दे कि उस व्यक्ति ने आपके साथ मारपीट की है, दुर्व्यवहार किया है, गाली गलौज की है। यदि आपके पास इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज होता है, कोई भी फोटो होता है, वीडियो होती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अवैध कब्जाधारी के खिलाफ जो भी सबूत आप प्रस्तुत कर पाते हैं वो आपके पक्ष को मजबूत बनाते हैं।
अब एक व्यक्ति है, वो आपके साथ मारपीट करके उसने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उसने 4-5 गुंडे बुलाए, उन्होंने आपके साथ मारपीट की और उसने कब्जा कर लिया, अपना सामान आपके मकान में रख लिया। तो यदि उस मामले की जो रिकॉर्डिंग है वो देखी जा सके या आसपास के लोगों की यदि बयान हो सके तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो एविडेंस में आप दिखा सकते हैं फ़ोटो या फिर वीडियो, संबंधित वीडियो जिससे प्रमाणित होता हो कि किया जा रहा कब्जा अवैध है। इसी के साथ यदि आप गवाह प्रस्तुत करते हो तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपके पक्ष को बहुत मजबूत बना देते हैं। इसी के साथ जो स्थानीय लोग होते हैं उनसे पूछताछ करने पर यदि ये ज्ञात हो सके कि वो संपत्ति आपकी है तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ आपको जीपीएस लोकेशन भी ट्रैक करानी चाहिए, आपकी संपत्ति किस स्थान पर स्थित है और उसका जो जीपीएस है वो क्या है, ये आपको देखना होगा। तो ये तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य होता है, एविडेंस को कलेक्ट करना, सबूतों को इकट्ठा करना, जो भी सबूत अवैध कब्जाधारी के खिलाफ होते हैं। ये आपको तीसरा कार्य और एक महत्वपूर्ण कार्य करना होता है। चौथे कार्य की यदि मैं बात करूँ तो होता है पुलिस को सूचना देना। अब देखिए इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से होता है। अभी तक आपने 3 कार्य जाने, यदि आप इन तीनों कामों को करने से पहले ही पुलिस की मदद लेंगे तो ऐसे मामले में पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। आपको सबसे पहले बताए गए ये 3 कार्य करने होंगे, उसी के बाद आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं। अब यदि आप सीधे पुलिस में जाएंगे, आपके पास मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं है, आपके पास कोई गवाह नहीं है, आपके पास किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप वहाँ जाकर के क्या करेंगे? पुलिस वाला आपको भगा देगा, आपके साथ खुद उल्टा दुर्व्यवहार करेगा। तो यदि आप अपने पक्ष को मजबूत तरीके से प्रस्तुत करना चाहते हैं तो पहले ये 3 काम करें, उसके बाद चौथा कार्य पुलिस को सूचना देने का होता है। पुलिस इस मामले में किस तरीके से इन्वॉल्व होती है? यदि किसी भी व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा किया है, जहाँ पर भी अवैध शब्द का इस्तेमाल होता है वो कार्य अपराध हो जाता है। यदि उसने अवैध रूप से कब्जा किया है तो वो कार्य अपराध होगा, और पुलिस एक ऐसी संस्था है जो अपराध को नियंत्रण करने के लिए कार्य करती है, तो पुलिस का हस्तक्षेप उस मामले में हो जाता है। यदि उसने अवैध रूप से कब्जा किया है, आपको सारी घटनाओं का जिक्र करना होता है, किस तरीके से कब्जा किया गया, कितनी तारीख को किया गया, किस तरीके की घटनाएं की गई। इसी के साथ आप पुलिस से डिमांड करेंगे धारा 164 ऑफ BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 के तहत कार्रवाई करने का आपको अनुरोध करना होता है। आप ये बताते हैं कि मौके पर शांति भंग होने की संभावना है, इसीलिए अवैध कब्जाधारी को वहाँ से हटाया जाए। और यदि आप अपनी ड्राफ्टिंग को बेहतर तरीके से कराते हैं, आप ये बता पाते हैं कि किस तरीके से शांति भंग होने की प्रबल संभावना है, किस तरीके से वहाँ पर कोई वारदात हो सकती है, आपकी संपत्ति को जबरन कब्जाया गया है, मारपीट की गई है, दुर्व्यवहार किया गया है, यदि ये बातें आप बता पाते हैं तो वहाँ पर शांति भंग होने के चलते उस अवैध कब्जाधारी को वहाँ से हटा दिया जाता है। जैसा कि धारा 164 ऑफ BNSS एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर देती है, यदि कहीं पर शांति भंग होने की संभावना हो तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टेम्परेरी आदेश पारित कर सकते हैं कि फिलहाल ये संपत्ति किसके कब्जे में रहेगी। तो यदि आप अपने पक्ष को प्रबल बनाते हैं, आप अपने पक्ष को बेहतर बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर कब्जा आपको दिला दिया जाता है। लेकिन पुलिस में जो कंप्लेन करने का प्रोसेस होता है वो आपको बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, एक बेहतर वकील करना होगा ताकि वो आपके मामले की बेहतर तरीके से ड्राफ्टिंग करा सके। इसी के साथ आपको रसीदें प्रस्तुत करनी होती है। यदि पुलिस में आपने शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, उन्होंने कह दिया है कि आपका मामला सिविल न्यायालय से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके पास पुलिस को भेजी गई शिकायतों की रसीद होनी चाहिए जिन्हें आप बाद में प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपको आपका मामला न्यायालय में ले जाने की आवश्यकता पड़ी तो आप कहेंगे कि मैंने पुलिस में पहले शिकायत की थी, मैंने प्रशासन को पहले ये अवगत कराया था कि मेरी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, लेकिन कोई भी संबंधित अधिकारी के द्वारा कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। तो ये रसीदें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी के साथ जब आप पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं तो CM पोर्टल पर उसे दर्ज कराइए। CM पोर्टल के द्वारा अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि वो तीव्रता से कानूनी कार्रवाई करे। विदिन 30 डेज, 1 महीने का इसका समय होता है। आप 1 महीने के अंदर अपने मामले की जो रिपोर्ट है वो भी जान सकते हैं, अधिकारियों ने इस मामले में क्या कहा है। तो CM पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने का बहुत ज़्यादा लाभ होता है। आपको पता चलता है कि संबंधित अधिकारी के द्वारा किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। यदि आप दस्ती में शिकायत दर्ज कराते हैं, आप एक पेपर पर लिख करके ले जाते हैं, उसे जा करके दाखिल कर देते हैं, ऐसे में कोई कार्रवाई नहीं की जाती, वे उसे रद्दी में फेंक देते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें आपके पास एक रिकॉर्ड हो कि आपने पूर्व में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके लिए आप संबंधित पोर्टलों का लाभ ले सकते हैं। कई राज्यों में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यदि आपकी कोई भी कानूनी समस्या हो, कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा हो, आपकी ज़मीन को कब्जा रहा हो, तो आप संबंधित ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद आपको एक शिकायत नंबर मिलता है, उसे डाल करके आप उसकी स्थिति ट्रैक कर सकते हैं, आप उसकी स्थिति जान सकते हैं वर्तमान में किस अधिकारी के वो पास है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है यदि आप पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। तो ये आपने चौथा कार्य जाना कि पुलिस किस किस तरीके से आपकी मदद कर सकती है।
एक और बात मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, यदि पुलिस में आपने शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस या तो दूसरी पार्टी से मिल गई है या फिर दूसरी पार्टी ने कुछ ऐसे दस्तावेज दिखाए हैं या दूसरी पार्टी ने भी ये कहा है कि संपत्ति मेरी भी है और इस बात का निर्धारण नहीं हो सकता कि स्वामित्व किस व्यक्ति के पास है। अब यदि एक व्यक्ति कह रहा है कि संपत्ति मेरी है, जो दूसरा व्यक्ति है वो भी यही बात कह रहा है कि संपत्ति मेरी है, तो पुलिस इसका निर्धारण नहीं कर सकती। इसीलिए कहा जाता है कि पुलिस अवैध कब्जे के मामले में बचने की कोशिश करती है। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो पुलिस के द्वारा लिख दिया जाता है कि प्रकरण सिविल न्यायालय से संबंधित है। यदि ऐसा कोई भी होता है, ऐसा कुछ भी होता है, तो ऐसे में पुलिस वालों से बहस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि अवैध गतिविधियों का इस्तेमाल किया गया, आपके साथ मारपीट की गई, दुर्व्यवहार किया गया, तो इसके लिए आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब आपने पुलिस की सीमा भी जान ली। यदि अवैध कब्जा किया गया है, अनधिकृत रूप से किया गया है, आपके साथ मारपीट करके किया गया है, तो पुलिस आपको कब्जा दिला देगी। लेकिन यदि पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जाती है, स्थलीय निरीक्षण किया जाता है और दूसरी पार्टी या विपक्षी के द्वारा या अवैध कब्जाधारी के द्वारा ये कहा जाता है कि संपत्ति मेरी है, तो तब पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। ये चौथा बिंदु था जो आपने बहुत ही विस्तार से जाना। पांचवी बात होती है तहसील कार्यालय में शिकायत दर्ज कराना। आप कब्जा हटवाने का निवेदन कर सकते हैं तहसीलदार साहब से, जो कि प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। आप उनसे निवेदन कर सकते हैं कि मेरी संपत्ति पर जबरन कब्जा किया गया है, जिसका कोई भी वैधानिक अधिकार दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है। संपत्ति का स्वामित्व तो मेरे पास है। संपत्ति से संबंधित जो भी दस्तावेज है, ओनरशिप हो, वसीयत हो, विरासत हो, खतौनी हो, खतियान हो, बैनामा हो, सब दस्तावेज मेरे पास है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के द्वारा बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए कब्जा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर तहसीलदार स्वयं उस मामले की जांच कर सकते हैं या संबंधित जो उनके नीचे का कर्मचारी होता है उसको आदेशित कर सकते हैं और आपका कब्जा हटवा सकते हैं। यदि ये खेती की ज़मीन का होता है तो आपके लिए और भी बेहतर है, तहसीलदार की मदद से अवैध कब्जा हटवाया जा सकता है। ये पांचवा बिंदु था जो आपने अच्छी तरीके से जाना। छठे बिंदु की यदि मैं बात करूँ तो वो होता है सिविल कोर्ट में मामला दायर करना। अब आप आ चुके हैं इसकी चरम सीमा पर। अवैध कब्जे को हटवाने के लिए जो प्रबल संभावनाएं होती है वो किस जगह पर होती है, तो ये होता है सिविल कोर्ट। यदि संबंधित अधिकारी के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, आपने पहले कब्जाधारी को नोटिस दिया, उसने वो खाली नहीं किया, आपने संबंधित अधिकारियों से उसे कहलवाया, उसने तब भी खाली नहीं किया, आपने पुलिस में शिकायत की तब भी उसने कब्जा खाली नहीं किया, तो अंतिम ऑप्शन आपके पास बचता है, वो होता है सिविल कोर्ट का। न्यायालय के पास ये पावर होती है कि वो दस्तावेजों की छानबीन करे, स्वामित्व का निर्धारण करे, संपत्ति किस व्यक्ति के पास है, संपत्ति का स्वामित्व किस व्यक्ति के नाम है, इन सभी चीज़ों की जांच की जाती है और ये अधिकार केवल और केवल न्यायालय के पास होता है। तो यदि अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो अंतिम ऑप्शन आपके पास कोर्ट में जाने का बचता है। आप कोर्ट में जाकर के अपने दस्तावेजों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं और बेहतर तरीके से जब आप प्रस्तुत करते हैं, ऐसे में ये संभावना होती है कि फैसला आपके पक्ष में आएगा। लेकिन जब भी आप कोर्ट में जाते हैं तो एक बेहतर वकील का चुनाव करना महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आपके मामले को मजबूत या उसे कमज़ोर बनाने का काम करता है यदि आपने बेहतर वकील नहीं किया है। तो यदि आपको कोर्ट में जाना पड़ता है तो हमेशा एक बेहतर वकील करें। और यदि आप चाह रहे हैं कि आपको जल्दी से कब्जा मिले तो आप सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत जो विशेष राहत अधिनियम है उसकी धारा 6 के मुताबिक केस दर्ज करा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए कब्जाधारी ने मेरी संपत्ति पर कब्जा किया है, ये मेरे संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन है, किसी भी वैधानिक अधिकार के बिना वो मेरी संपत्ति का मिसयूज़ कर रहा है। ये बातें यदि आप बता पाते हैं तो सेक्शन 6 का लाभ आपको दिया जाता है। सेक्शन 6 का जो मुकदमा होता है, यदि आप उसे जीत जाते हैं तो कब्जाधारी उसकी अपील भी नहीं कर सकता। ये आपके मामले में बहुत बेहतर होता है। यदि आप चाह रहे हैं अपने मामले को मजबूत बनाना और बहुत ही जल्द आप चाह रहे हैं कि कब्जा आपको दिलाया जाए, तो ये सेक्शन 6 का मुकदमा आप कर सकते हैं। लेकिन ये स्वामित्व का प्रमाण नहीं होता। सेक्शन 6 के मुताबिक केवल आपको कब्जा दिलाया जाएगा, आपकी संपत्ति आपको सौंप दी जाएगी, लेकिन उसका स्वामित्व किस तरीके से निर्धारित होगा, वो संपत्ति किसकी है, इस बात का डिक्लेरेशन केवल सिविल सूट के द्वारा किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप सेक्शन 6 का मुकदमा कीजिए, उसके तुरंत बाद ही या उसके साथ ही आप सिविल सूट दायर कर सकते हैं जिसमें स्वामित्व का निर्धारण किया जाता है कि वास्तविकता में संपत्ति किस व्यक्ति की है। और जैसे ही सेक्शन 6 का फैसला होगा तो कब्जा आपके पास आ जाएगा और इसी के साथ आप सिविल सूट भी लड़ते रहेंगे क्योंकि संपत्ति अब आपके पास आ चुकी है। तो ये महत्वपूर्ण होता है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि इस मामले में बेहतर वकील का चुनाव कीजिए ताकि आपके पक्ष को मजबूत बनाया जा सके। दोस्तों, आपने छठा बिंदु जान लिया। अब हम 7वें बिंदु की बात करते हैं। वो होता है राजस्व विभाग से संपर्क करना। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर अवैध कब्जा आप घोषित करा सकते हैं, आप जांच की मांग कर सकते हैं, स्थलीय निरीक्षण की मांग कर सकते हैं और अधिकारियों से निवेदन कर सकते हैं कि वो ऐसा कुछ करे जिससे ये साबित हो
कि कब्जाधारी के द्वारा किया जा रहा कब्जा अवैध है, चाहे वो ये लिख करके दे दे कि आपको सिविल कोर्ट में जाना होगा, लेकिन वो ये भी लिख करके दे कि कब्जा अवैध है, ऐसे में भी आपका पक्ष मजबूत होता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि आप कहीं पर भी शिकायत दर्ज कराते हैं तो ऐसे में आपको कोई नुकसान नहीं है, उल्टा आपका फ़ायदा होगा यदि आपको भविष्य में कोर्ट में जाना पड़ता है। तो राजस्व प्रशासन का लाभ लेना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप उनसे ये भी डिमांड करें कि वो कब्जे को हटाने के लिए निर्देश पारित करें। आप उनसे ये भी डिमांड करें कि वो अवैध कब्जे को घोषित करें कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा कब्जा अवैध है। उनसे कहे कि वो राजस्व अभिलेखों का अवलोकन करें। उनसे कहे कि वो जो राजस्व अभिलेख है, खसरा है, कतौनी है, जमाबंदी है, ये सभी जो दस्तावेज है इनका निरीक्षण किया जाए और ये पता किया जाए कि वास्तविकता में संपत्ति किस व्यक्ति की है। उसके बाद यदि संभव हो तो निर्देश पारित किया जाए कि अवैध कब्जा अपना वहाँ से हटाया जाए, कब्जाधारी को उस स्थान से हटाया जाए और संपत्ति आपको दिलाई जाए। तो आप राजस्व विभाग का भी सहारा ले सकते हैं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, आप उसकी मदद से अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। ये आपने 7वां बिंदु जान लिया। 8वें बिंदु में यदि मैं बात करूँ तो होता है लोक अदालत या पंचायत की सहायता लेना। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि समस्या का समाधान ऐसे भी निकल सकता है बिना कोर्ट में जाए, या बहुत ही जल्द यदि आप फैसला कराना चाहते हैं, कुछ ऐसे गुंजाइश है कि कब्जाधारी से बात की जा सके, तो आप लोक अदालत का सहारा ले सकते हैं या पंचायत का सहारा ले सकते हैं। विशेष रूप से यदि आपकी भूमि, आपका मकान, आपकी दुकान या आपका प्लॉट, आपकी खेती की ज़मीन यदि वो गांव में स्थित है, तो वहाँ का जो सरपंच होता है आप उनसे मिलकर के बात कर सकते हैं। जो गांव का प्रधान होता है आप उनसे बातचीत कर सकते हैं कि दूसरे पक्ष को बुलाया जाए और ये पूछा जाए कि किस कारण से कब्जा किया जा रहा है, क्योंकि यदि विवाद का समाधान बातचीत से निकल सकता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही आप उसे एक नोटिस भी भेज सकते हैं, उसे कानूनी चेतावनी के बारे में अवगत कराएं, उसे कहें कि यदि वो कब्जा नहीं देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यदि आप लोक अदालत के माध्यम से अपने मामले का समाधान करा सकते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आपके लिए बेहतर होता है, कम खर्चीला होता है, इसमें कोई खर्चा भी आपका नहीं होगा, लेकिन आपका जो समाधान है वो बहुत जल्द होगा। विवाद का निपटारा स्थलीय लोगों के द्वारा, पंचायत के द्वारा या लोक अदालत के द्वारा किया जा सकता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ अब आप 9वां बिंदु जानिए। यदि आप चाहते हैं अवैध कब्जाधारी को सबक सिखाना, आप चाहते हैं उसे दंडित कराना, आप चाहते हैं उसकी जो इलीगल गतिविधियाँ है उसके बदले में उसे सज़ा दिलाना, तो ऐसे में आपके पास पुलिस में शिकायत करने का अधिकार होता है। लेकिन पुलिस में तो आपने 4थे बिंदु में शिकायत कर ली थी, जो मैंने आपको भी बताया था। लेकिन यदि पुलिस के द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती तो आप मजिस्ट्रेट साहब से आवेदन करते हैं कि संबंधित व्यक्ति के द्वारा जो गतिविधियाँ की जा रही है उनके लिए उस व्यक्ति पर FIR दर्ज कराने के लिए निर्देश पारित किए जाए। ये महत्वपूर्ण होता है। यदि आप मजिस्ट्रेट साहब की सहायता लेना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको एक याचिका दायर करनी होती है जो इस पक्ष से संबंधित होती है कि पुलिस के द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है और आप चाह रहे हैं संबंधित व्यक्ति पर FIR दर्ज कराना। यदि उसके द्वारा की जा रही गतिविधि अवैध है, वो कानून का उल्लंघन कर रहा है, न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत कार्य कर रहा है, ऐसी स्थिति के अंदर आप उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं। और यदि ये मदद पुलिस के द्वारा नहीं की जाती तो आप मजिस्ट्रेट साहब से अनुरोध कर सकते हैं कि वो इस मामले का संज्ञान ले और संबंधित व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाए। इसके लिए उस व्यक्ति पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाते हैं और यदि वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति के अंदर उस व्यक्ति पर दंडनीय अपराध कारित होता है और उस व्यक्ति को दंड दिया जाता है। ये 9वां बिंदु था जिसमें आपने जाना कि आप उस व्यक्ति को दंडित कराने के लिए किस तरीके की कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं। 10वां बिंदु है, अभी तक यदि आप इन 9 बिंदुओं का पालन सही तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी संपत्ति आपको वापस मिल जाएगी। अब होता है संपत्ति वापस पा लेने के बाद उसकी सुरक्षा किस तरीके से की जाए। तो हमेशा अपनी ज़मीन पर स्पष्ट नाम लिखवाएं, एक बोर्ड लगवाएं जिससे ये साबित हो कि संपत्ति किस व्यक्ति की है। आप उसमें लिखवाएं कि इसमें प्रवेश वर्जित है या संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी यदि वो बिना अनुमति के प्रवेश करता है या कब्जा करना अवैध है। ऐसा आप नोटिस बोर्ड अपनी संपत्ति पर लगा सकते हैं। इसके साथ ही नियमित निगरानी करें, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, CCTV कैमरे लगवाएं जिससे ये आपको जानकारी रहे कि आपकी संपत्ति पर कोई भी इलीगल गतिविधि नहीं की जा रही है। इसी के साथ तालाबंदी या निर्माण करा सकते हैं, आसपास आप चारदीवारी करा सकते हैं जिससे आपकी संपत्ति सुरक्षित रहे। तो ये 10 बिंदु थे जिसमें आपने विस्तार से जाना कि किस तरीके से अवैध कब्जाधारी को सबक सिखाया जा सकता है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपसे ये अनुरोध है यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आपके सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आप इससे संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए, अपनी राय दें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले आपके लिए ऐसी ही वीडियो और लाने का।
और यदि आप चाह रहे हैं अपने मामले पर मुफ्त में निःशुल्क कानूनी सलाह लेना तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप करें। केवल व्हाट्सअप करें अपनी लीगल प्रॉब्लम का, जल्द ही आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।